एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आंटी लू युनदो से बोलती है कि तुम तो मेरे लिए काफी लकी हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती है और ये बाई से मिलने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं आंटी लू सोच रही होती है कि ये बाई और युनदो साथ में कितने अच्छे लगेंगे और वो इन दोनों को मिलवाने के लिए ट्रिक सोचने लगती है। फिर हम ये बाई को देखते हैं जो कि युनदो को अपने हाई स्कूल पर लेके जाता है, जहाँ वो बताता है कि मैंने यहीं से अपने स्विमिंग करियर की शुरुआत की थी। युनदो पूछती है कि क्या यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस पर वो हाँ बोलता है और बोलता है कि चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, दुनिया का सबसे बेस्ट स्विमर बनने के लिए वो सब मैं करूँगा। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें उसने दुनिया की सबसे बेस्ट स्विमर के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी और उसे कहती है कि मैं वैसे तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन ये सब करके तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। ये सब करने के लिए ये भाई उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो उसे अपनी 4 साल पुरानी वीडियो दिखाता है जिसमें वो स्विमिंग कर रहा था, जिसे देखकर वो बोलती है कि अब जब तुम स्विमिंग करते हो और जब तुम पहले स्विमिंग करते थे, इसमें मुझे ये डिफरेंस लगा कि पहले तुम काफ़ी खुश थे। फिर वो उससे पूछती है कि 4 साल पहले तुमने स्विमिंग क्यों शुरू की थी और अब क्यों शुरू की है। जो सुनकर ये भाई पास्ट की एक मेमोरी को याद करने लगता है जिसमें उसके तीनों दोस्त और लिटिल वन एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे थे। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो युनदो कहती है कि हमने पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। लगता है तुम काफ़ी स्ट्रेस में हो और जब भी मैं स्ट्रेस में हो तो मैं ऐसा करती हूँ, इसीलिए तुम भी मुझे फॉलो करो। फिर वह अपने दोनों हाथों को ऊपर करके गहरी सांस लेती है, जिसे ऐसा करता हुआ ये भाई तो उसे देखता ही रह जाता है और फिर जब वो भी इसे ट्राई करता है तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो उसे बोलती है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी पावर है, इसीलिए तुम हमेशा इसी तरह स्माइल करते रहना। जिसके बाद हम जी चैंग को देखते हैं जो कि कोच युआन से पूछता है कि आप ड्रीम कप के कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट कब अनाउंस कर रहे हो, और मुझे लगता है कि आपने ये बाई को भी स्पॉट देने का फैसला कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अभी सबसे लोएस्ट है। जो सुनकर यूफांग काफी भड़क जाता है और कहता है कि ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पर ये भाई उसे आकर रोकता है। जीचेन कोच से बोलता है कि आप मुझे एक चांस दीजिए और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं ये भाई से बेटर हूँ, जिस पर ये भाई भी मान जाता है और इन दोनों के बीच में कंपटीशन करने के लिए बोलता है। दोनों कोचेस एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ वो पहले भी इस बार में बात कर चुके थे कि ये भाई अपनी सारी एनर्जी शुरुआत में ही लगा देता है, इसीलिए बाद में उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बचती। कोच युआन कोच वू से कहती है कि अगर आज ये नहीं जीता तो इसका स्विमिंग करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये बाई और जी चैंग के बीच कंपटीशन शुरू होता है। अब कंपटीशन से पहले ये बाई वैसा ही करता है जैसे कि उन दोनों से बताया था अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, और इस बार जब वो स्विमिंग कर रहा होता है तब कोच को ये लग रहा होता है कि शायद वो हार जाएगा। दूसरी तरफ हम युनदो को देखते हैं जिसे ये बाई का मैसेज आया हुआ था जिसमें उसने उसे थैंक यू बोला था। इस बात से वो इतना खुश होती है कि जब उसे अपने बॉस से डांट पड़ती है तब भी वो स्माइल कर रही थी। वहीं ये बाई भी युनदो की कही हुई बातों को याद करता है और काफी अच्छे से स्विम करने लगता है, जो देखकर कोचेस हैरान रह जाते हैं। ये देखकर यूफांग और उसके साथी भी उसे चेयर अप करते हैं और फाइनली ये बाई इस कंपटीशन को जीत जाता है। जिसके बाद हम र्यूफांग और उसके साथियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जो बोलते हैं कि जब से जी चैंग कंपटीशन हारा है तब से उसको किसी ने भी नहीं देखा है और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। जो सारी बातें ये बाई भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। जिसके बाद हम युनदो को देखते हैं जो जैसे ही रात में घर आती है तो वो आंटी लू से बोलती है कि आप अभी तक जागी हुई हैं और क्या आपने डिनर कर लिया। आंटी लू बोलती है कि जब मेरा हस्बैंड और बेटा घर पर नहीं होते तब मैं बहुत ही कम खाती हूँ। युनदो बोलती है कि मैं मार्केट से ग्रोसरीज लेकर आई हूँ तो मैं डिनर बनाती हूँ और हम दोनों मिलकर खाएंगे। युनदो अब जब कुक करने लगती है तो आंटी लू पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, जिस पर युनदो हाँ बोलती है और कहती है कि अक्सर मैं खुद ही अपने लिए खाना बनाती हूँ। जो सुनकर आंटी लू बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी लकी होगा, पर युनदो उन्हें बता देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आंटी लू बोलती है कि तुम इतनी क्यूट हो तो तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो। युनदो कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरे पास डेट करने का टाइम नहीं है। तो आंटी लू बोलती है कि गर्ल्स के लिए ये टाइम काफी प्रीशियस होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम काम की वजह से किसी को भी डेट ना करो। वहीं र्यूफांग बाई के पास जाता है तो ये बाई उसे बोलता है कि हर रात यहाँ पर जी चैंग भी मेरे साथ प्रैक्टिस में होता है, लेकिन आज पहला दिन है कि वो यहाँ पर नहीं है। र्यूफांग बोलता है कि वो हार गया है, इसीलिए अब उसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बाई बताता है कि जी चैंग ने मुझे एक बार बताया था कि उसके फादर उसे हमेशा से ही स्विमर बनाना चाहते थे और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना घर गिरवी रखकर उसे अच्छे कोचेस से ट्रेनिंग दिलवाई और आज वो यहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए वो एक अच्छा स्विमर बन के अपने डैड का सपना पूरा करना चाहता है ताकि इसके बाद वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। वहीं आंटी लू युनदो से बात करते हुए बोलती है कि लाइफ में वर्क और लव दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें जरूर से डेट करना चाहिए। पर युनदो बोलती है कि मैं अभी डेट नहीं करना चाहती हूँ और अब हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से आप सिर्फ यही बात किए जा रही हो।
आंटी लू बोलती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे बच्चे के जैसे हो और मुझे भी अपने बेटे की काफ़ी फिक्र होती है, क्योंकि वो भी सिर्फ हमेशा अपने कंपटीशन पर ही ध्यान देता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में भी कोई अच्छी लड़की आ जाए। फिर हम देखते हैं कि ये भाई के कोच उसके पास उसका फ़ोन लेकर आते हैं, क्योंकि उसकी मदर उसे कॉल कर रही थी। जब वो कॉल पिक करता है तो उसकी मदर बोलती है कि हमारी नई किराएदार काफ़ी अच्छी है और उसे खाना भी बनाना आता है, इसलिए मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन ये भाई ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि वो भी बिजी है, पर उसकी मॉम रियूफांग के फ़ोन पर कॉल करके उसे फ़ोन स्पीकर पर करने को कहती है। फिर वो उसे युंदो के बारे में बताने लगती है और कहती है कि तुम प्लीज़ उससे एक बार मिल लो, क्योंकि वो सच में काफ़ी अच्छी लड़की है। लेकिन ये भाई बहाना करने लगता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, कोच वो भी यहीं पर है। तब उसकी मॉम तो कोच वो को भी खरी खोटी सुना देती है, जो सारी बातें सुनकर कोच वो भी मान जाते हैं और हिबाई को उसके घर डिनर पर जाने को बोलते हैं। दूसरी तरफ हम युंदो को देखते हैं, जो कि आंटी लू की डेटिंग वाली बात के बारे में ही सोच रही थी और पास्ट की बातें याद करते हुए सोचती है कि आखिर मेरा मिस्टर मरमेड प्रिंस कौन है, क्या वो हिबाई है। ये बोलकर वो उसके दिए हुए स्विमिंग गॉगल्स को पहनती है, पर उसमें उसे रियूफांग का सिग्नेचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें नहीं हटा पाती। इसीलिए अगले दिन वो शॉपिंग मॉल जाती है और वहाँ वो सिग्नेचर को रिमूव करवाने के लिए बोलती है, लेकिन शॉप में मौजूद लेडी उसे बताती है कि ये सिग्नेचर इरेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमानेंट मार्कर से किया गया है। तभी वहाँ पर यांग यांग आ जाती है, जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लेने के लिए आई थी। युंदो उसे बताती है कि ये गॉगल्स मुझे ये बाई ने दिए थे, लेकिन रियूफांग ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, इसीलिए मैं उसे हटवाने की कोशिश कर रही हूँ। तब वो लेडी बताती है कि हाँ, मैं सिग्नेचर को तो नहीं हटा सकते, लेकिन इसका लेंस जरूर रिप्लेस करा सकते हैं, जो सुनकर युंदो काफी खुश होकर मान जाती है। दूसरी तरफ रियूफांग हिबाई से कहता है कि तुम्हारी माँ आज तुम्हें किसी लड़की से मिलवाने वाली है, इसलिए तुम्हें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। तब रियूफांग उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि युंदो की लैंडलॉर्ड भी आज उसे किसी लड़के से मिलवाने वाली है, जो कि उनका बेटा ही है। जो सुनकर ये भाई जेलस फील करने लगता है। वहीं मॉल में युंदो और यांग यांग एक साथ होते हैं। तभी युंदो को आंटी लू का कॉल आ जाता है, जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाना चाहती हूँ, इसीलिए आज हम लोग साथ में डिनर करेंगे। पर युंदो बहाना करने लगती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। आंटी पूछती है कि तुम कब आओगी, तो वो बोलती है कि 9 बजे। तो आंटी लू बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी उस लड़के को 9 बजे आने के लिए बोल देती हूँ और तुम परेशान मत हो, इसको ऐसे समझो जैसे कि तुम किसी फ्रेंड से मिल रही हो। पर युंदो काफी परेशान हो जाती है और कॉल रखकर बोलती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। जो सुनकर यांग यांग पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। युंदो अब इसे सारी बातें बताती है, तो यांग यांग बोलती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं होगा। जो सुनकर युंदो काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। अब हम फिर से हिबाई को देखते हैं, जिसे रियूफांग उसे रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, जहाँ युंदो की ब्लाइंड डेट होने वाली थी। रियूफांग उससे बोलता है कि युंदो अभी अंदर ही होगी, इसलिए तुम जाकर उस लड़के से बोल दो कि वो तुम्हारी है। जो सुनकर हिबाई ऑकवर्ड होते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्रेंड के नाते आया हूँ, और अगर वो लड़का अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम युंदो को रेस्क्यू करेंगे। उसी वक्त वहाँ पर आंटी लू आ जाती है, जो उन्हें देखकर पूछती है कि अरे तुम लोग भी आ गए, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करती हूँ। जो देखकर हिबाई को रियूफांग पर काफी गुस्सा आने लगता है, पर रियूफांग कहता है कि ये कोइंसिडेंस होगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम भी यही रेस्टोरेंट बुक करेंगी। इसीलिए अब वो लोग अंदर जाते हैं। सेना फिर से युंदो पर आता है, जिसे यांग यांग बताती है कि हिबाई ने कंपटीशन जीतकर ड्रीम कप कंपटीशन में अपनी जगह पक्की कर ली है। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। तो यांग यांग बोलती है कि जब भी तुम्हारे सामने हिबाई की बात करो तो तुम्हारे एक्सप्रेशन ही अलग होते हैं और तुम बहुत स्माइल करने लगती हो। कुछ ऐसा ही हाल हिबाई का भी है, जब भी तुम्हारी बात करो तो उसकी भी एक्सप्रेशन काफी अलग होते हैं। जो सुनकर युंदो उसे भी बोल देती है कि ऐसा तो तुम्हारे साथ भी है, तुम रियूफांग को लेकर इतनी काइंड क्यों हो। जिस पर वो बताने लगती है कि जब उसका कॉलेज में फर्स्ट डे था, तब रियूफांग ने उसके लगेज ले जाने में उसकी मदद की थी और उसके ऊपर पानी का एक बाउल भी गिरने वाला था, जिससे उसने उससे बचाया था, इसीलिए वो उसकी इतनी केयर करती है। यहाँ अब यांग यांग को एक ड्रेस काफी सुंदर लगती है, तो युंदो उसे ट्राई करने के लिए बोलती है, लेकिन यांग यांग बोलती है कि शायद ये मुझ पर उतनी अच्छी ना लगे। पर युंदो के इंसिस्ट करने पर वो उसे ट्राई कर लेती है, जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी, इसलिए युंदो उसकी फोटो भी क्लिक करती है। फिर हम रियूफांग और हिबाई को देखते हैं, जो कि इसी मॉल में आ गए थे। हिबाई रियूफांग को बोलता है कि तुमने मेरी मॉम से बुलाने के लिए मुझे झूठ बोला कि युंदो अभी उसी रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। पर रियूफांग कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तभी इन दोनों को यांग यांग और युंदो भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर युंदो रियूफांग से पूछती है कि क्या तुमने इसे पहचाना। तो रियूफांग कहता है कि हाँ, ये तो यांग यांग है, लेकिन मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। युंदो पूछती है कि यांग यांग इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है ना, जिस पर हिबाई हाँ बोलता है, लेकिन रियूफांग कहता है कि ये ड्रेस तो काफी अच्छी है, लेकिन ये यांग यांग पर सूट नहीं कर रही है, क्योंकि उसका लुक एक बॉय जैसा है, इसलिए ये सारी चीजें उसे नहीं पहननी चाहिए। जो सुनकर यांग यांग काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ।
ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। युंदो रूफांग को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने अब ये भी क्या किया? तुमने एक लड़की की सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट किया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूफांग कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तब युंदो उसे उससे जाकर माफी मांगने को बोलती है। इसलिए वो भागते हुए यांग यांग के पास जाता है जो कि सड़क पर बैठकर रो रही थी। रूफांग उससे माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन यांग यांग उससे हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है, जो देखकर रूफांग भी काफी सैड हो जाता है। दूसरी तरफ ये बाई युंदो से पूछता है कि क्या तुम्हारी लैंडलॉर्ड तुम्हें किसी लड़के से मिलवाना चाहती है, जिस पर वो हाँ बोलती है और बताती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। जो सुनकर ये बाई भी काफी खुश हो जाता है। युंदो अब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसने ड्रीम कप कंपटीशन में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जिस पर ये बाई उसे थैंक यू बोलता है। रात में हम रूफांग को देखते हैं जो कि काफी सैड होकर यांग यांग के बारे में ही सोच रहा था। उसके टीममेट्स बाई से पूछते हैं कि आखिर रूफांग को क्या हुआ है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन यांग यांग और रूफांग अपनी अपनी टीम को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी रूफांग पूछता है कि जीचैंग कहाँ पर है, तो कोच वान बताती है कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो टीम को छोड़ रहा है। जो सुनकर रूफांग और ईबाई उससे बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो टीम को ना छोड़े, लेकिन वो उनकी बात को नहीं समझता। ईबाई बोलता है कि तुम्हें अपने फादर का सपना पूरा करना है और एक स्विमर बनना है, तो फिर तुम इतना जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी जीचैंग यहाँ से चला जाता है। तभी कोच युआन भी यहाँ पर आती है जो बोलती है कि उसे मत रोको। एक बात है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। जीचैंग के फादर की 1 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए अब वो अपने फादर के सपोर्ट के बिना कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि उसने क्विट कर लिया। जिसके बाद हम रूफांग को देखते हैं जो यांग यांग को फॉलो करता है उससे माफी मांगने के लिए। तभी यांग यांग के पास युंदो का मैसेज आता है जो उस ड्रेस में उसकी फोटोज भेजती है और उसे कहती है कि तुम सच में इस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी और रूफांग की बात को अपने दिल से मत लगाना, वो तो एक नंबर का गधा है। जो पढ़कर यांग यांग भी हंसने लगती है। रूफांग अब जैसे ही यहाँ पर आता है तो यांग यांग उसे बताती है कि मैंने उस ड्रेस को रिटर्न कर दिया है। रूफांग पूछता है कि क्यों, उस ड्रेस के अंदर कोई कमी थी क्या? जिस पर यांग यांग बोलती है कि नहीं, लेकिन वो ड्रेस मेरे लिए नहीं बनी थी क्योंकि मुझ पर लड़कियों वाली चीजें सूट नहीं करती। रूफांग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर यांग यांग उसकी बात बिना सुने ही यहाँ से चली जाती है। रूफांग अब यहाँ फिर से काफी सैड हो जाता है। अगली सुबह युंदो ऑफिस में अपनी चेयर पर सो रही होती है। तभी मिस्टर सन आते हैं जो बताते हैं कि ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली है जहाँ वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो ड्रीम कप कंपटीशन को कवर करेंगे क्योंकि वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ कोच वो भी अपने स्टूडेंट्स को इस सब के बारे में ही बता रहे थे, जहाँ ये लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि अब जीचैंग टीम छोड़कर चला गया है, इसीलिए उसके स्पॉट पर कौन कंपटीशन लड़ेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई खुद लेता है। पर रूफांग कहता है कि नहीं नहीं, ये स्पॉट तो मैं लूंगा। और यहाँ इन दोनों के बीच में छोटी सी बहस होने लग जाती है। तो कोच वो कहती है कि ठीक है, इसका डिसीजन हम लोग के कंपटीशन से कर लेते हैं। इसीलिए वो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन करवाती है। अगले दिन युंदो को कंपटीशन की लिस्ट से पता चलता है कि ये बाई 2 स्टाइल्स में कॉम्पीट करेगा, एक बटरफ्लाई स्टाइल और एक फ्री स्टाइल। जो जानकर वो रूफांग को कॉल करती है, जिस पर वो हाँ कहता है। तभी मिंगतियान उससे फोन ले लेता है और बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बाई और रूफांग के बीच में एक मैच हुआ था जिसमें रूफांग हार गया। रूफांग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने काफी समय से बटरफ्लाई स्टाइल की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए ये बाई जीत गया, वरना मैं उसे सच में हरा देता। जो सुनकर युंदो हंसने लगती है और ये बाई को बोलती है कि अब तुम पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए अच्छे से परफॉर्म करना, जिसके लिए ये बाई उसे थैंक यू बोलता है। पर रूफांग बच्चों की तरह हरकतें करते हुए अपना फोन छीन लेता है, जो सीन काफी फनी होता है। अब कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, इसीलिए सारी टीम्स वेन्यू में पहुंच जाती है, जहां पर दिंगजियान और रूफांग के लिए सभी लोग काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे थे। जहां दिंगजियान और रूफांग के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है, लेकिन दोनों के टीम मेंबर्स उन्हें शांत कराते हैं। ये बाई अब युंदो से मिलता है, जहाँ युंदो से पूछने लगती है कि अंदर अभी जो कुछ भी हुआ, क्या उसका तुम पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा? तो ये बाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे पास मेरा लकी चार्म है मैं नहीं हारूंगा। और यहाँ हम इन दोनों के बीच में बड़ी क्यूट सी केमिस्ट्री देखते हैं। इस सब के बाद मैच शुरू हो जाता है, जो कि एक टीम मैच था। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है तो साउथ फिजिकल टीम से सबसे पहले लिंगी जाता है, लेकिन उसके पैर में स्विमिंग करते ही क्रैम्प आ जाता है, जिस वजह से सबको लगता है कि अब वो स्विमिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके किसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद मिंगतियान की बारी आती है। तीसरी बारी होती है ये बाई की, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और चौथी बारी रूफांग की होती है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो 3rd पोजीशन पर आता है। और पहली पोजीशन पर था मिंगहुआ टीम का प्लेयर दिंगजियान। युंदो बोलती है कि ये बाई और रूफांग इस राउंड को जीत सकते थे, तो टीचर सन कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन शुरुआत में ही लिंगी ने गलती कर दी।
युंदो बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इंडिविजुअल कंपटीशन में साउथ फिजिकल टीम काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी तरफ लिंगी हारने की वजह से खुद को ब्लेम करने लगता है, पर उसके टीम मेंबर्स उसे शांत कराते हैं और ऐसा सोचने से मना करते हैं। अब जब इन लोगों का मिंगहुआ टीम से सामना होता है तो वो लोग इनके सामने बकवास करने लग जाते हैं कि ये लोग तो हार गए, जो देखकर यूफांग को काफी गुस्सा आता है। पर कोच इसे समझाते हैं कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये वक्त ये सब करने का नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर यूफांग के पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी अच्छा खाना लेकर आए थे और उन्हें चेयर अप करते हुए कहते हैं कि कल काफी अच्छा परफॉर्म करना। रात में युंदो ऑफिस से घर जा ही रही होती है, तभी उसे एक लेडी का कॉल आता है जो बताती है कि आपके गॉगल्स फिक्स हो गए हैं, और क्योंकि अब स्टोर बंद होने का टाइम हो गया था इसलिए युंदो भागती हुई उन्हें लेने के लिए पहुंच जाती है। वहीं हम चैंग माई को देखते हैं जो कि लिंजी का पीछा करते हुए उसके बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां उसके फ्लोर पर उसका नाम तक नहीं लिखा हुआ था। तो वो सोचने लगती है कि क्या ये सच में जेम्स लिन है, क्योंकि इसके बारे में ना तो ऑफिस में कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही इसकी बिल्डिंग में, और इतनी अच्छी जगह पर रहने के बावजूद भी इसे छोटी सी जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई। वहीं युंदो मॉल में जाकर अपने गॉगल्स को पिक कर लेती है। फिर हम र्यूफांग को देखते हैं जो कि अभी भी यांग यांग के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि र्यूफांग के हर कंपटीशन से पहले यांग यांग उसके लिए बहुत ही डिलीशियस और प्रोटीन से भरा फूड लेकर आती थी, ताकि वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। और वो बाहर वेट करते हुए यही सोच रहा होता है कि आज यांग यांग अभी तक क्यों नहीं आई। अब जैसे ही वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी एक फैन गर्ल आ जाती है जो उसके कंपटीशन के लिए उसे चेयर अप करने लगती है। और जब यांग यांग वहाँ पर आकर उसे उस लड़की से बात करता हुआ देखती है तो वो फिर से अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम युंदो को देखते हैं जो कि भागते हुए ईबाई से मिलने के लिए आती है। युंदो भी भागते हुए ईबाई के पास आती है और उसे उसके स्विमिंग गॉगल्स देती है। वो बताती है कि इन गॉगल्स पर र्यूफांग ने साइन कर दिया था, लेकिन मैंने इसका लेंस रिप्लेस कराकर इस पर ड्रीम लिखवाया है, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनने का। इसीलिए जब भी तुम इन गॉगल्स को पहनकर स्विम करो तो तुम्हारा ड्रीम तुम्हारी आंखों के सामने हो। जो सुनकर ये बाई काफी इम्प्रेस हो जाता है। युंदो बोलती है कि लिंगी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इसलिए शायद तुम थोड़े अपसेट होगे, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, और जैसे जैसे तुम मेहनत करते जाओगे तो तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे और करीब आता जाएगा। जो सुनकर ये बाई कहता है कि तुम तो बिल्कुल ओल्ड लोगों की तरह बातें कर रही हो। तो युंदो बोलती है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम्हें गॉगल्स नहीं पसंद है तो तुम मुझे वापस दे दो। अब यहाँ ये दोनों गॉगल्स के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं और इनके बीच में एक रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है। अगले दिन कंपटीशन की शुरुआत होती है, जहाँ फर्स्ट राउंड में 1500 मीटर की रेस होती है, जिसमें र्यूफांग जीत जाता है। इस वजह से उसकी टीम काफी खुश होती है। सेकेंड राउंड में ये बाई जाने वाला होता है और जैसे वो युंदो को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। असल में उसने कल युंदो से कहा था कि कंपटीशन के वक्त तुम सिर्फ मुझे ही देखती रहना, क्योंकि जब तक तुम मुझे देखती रहोगी मैं कभी भी नहीं हारूंगा। इसलिए युंदो से प्रॉमिस करती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूंगी। फिर सेकेंड राउंड शुरू होता है, जिसमें ये बाई काफी अच्छा परफॉर्म करता है और जीत जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। और ओयंग भी उसे यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ था। ये बाई ने इस कंपटीशन में ओयंग का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया होता है। इसके बाद सभी लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ जैसे ही ये बाई युंदो को पीछे खड़ा हुआ देखता है तो वो उसे आगे बुलाता है और सवाल पूछने को कहता है। युंदो सबसे पहले तो उसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। ये बाई बोलता है कि परफॉर्मेंस अच्छी तो थी लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं, क्योंकि मेरा गोल है कि रेस को 48 सेकंड में कंप्लीट करना। फिर बाकी रिपोर्टर्स भी उससे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि साउथ फिजिकल टीम जीत का जश्न मनाने के लिए एक डिनर पर जाते हैं र्यूफांग के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में, जहाँ ये बाई कोच वू से बोलता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, और देखो मैंने आज का कंपटीशन जीत लिया है। तो कोच वो से बोलते हैं कि मुझे तो ड्रीम कप की ट्रॉफी चाहिए, जिस पर ईवाई कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं वो भी आपको लाकर दे दूंगा, इसलिए प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दीजिए। कोच वो से बोलते हैं कि मुझे फोन के बारे में बार बार पूछ कर परेशान मत करो। ये बाई अब इशारों में अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए बोलता है। तो लिंगी बोलता है कि कोच अब आपको ईवाई का फोन वापस दे देना चाहिए, क्योंकि उसे तो पढ़ाई के लिए भी अपना फोन चाहिए होगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे सभी लोग कोच को मक्खन लगाने लगते हैं। तो कोच समझ जाते हैं कि ये सभी लोग ईबाई की साइड लेने के लिए एक साथ हो गए हैं और बोलते हैं कि ईबाई को फोन ड्रीम कप से पहले वापस नहीं मिलेगा। तभी कोच वू को कोच युआन का कॉल आता है, जो उन्हें डांटते हुए पूछते हैं कि तुम पूरी टीम को बाहर सेलिब्रेट करने के लिए क्यों लेकर गए हो। कोच आप सभी से पूछते हैं कि आखिर कोच युआन को किसने बताया। तो लिंगी बोलता है कि ये सब हमारे बताने से नहीं हुआ, बल्कि उन्हें इसलिए पता चला है क्योंकि बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं। र्यूफांग जब खड़े होकर बाहर देखता है तो उसे भीड़ के अंदर युंदो भी दिखाई देती है, इसलिए वो मास्क लगाकर बाहर आता है और युंदो को अपने साथ अंदर ले जाता है। कोच वो जब युंदो को यहाँ पर देखते हैं तो वो ये बाई से बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की से थोड़ा दूर रहो। ये बाई कहता है कि आप गलत समझ रहे हो, युंदो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैं आपका कंसर्न समझता हूँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। युंदो ने मेरी काफी मदद की है,
कोच उसे बोलते हैं कि ये डेटिंग करने का सही टाइम नहीं है। तो ये बाई कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, युंदो मेरी ट्रेनिंग के बीच में कभी भी नहीं आएगी। अब कोच वो काफ़ी ड्रिंक करने के बाद सभी लोगों को बता देते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में थे तब वो कोच युआन को लाइक करते थे और एक दिन मैंने सभी के सामने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और उसने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें डेट करूंगी। लेकिन स्विम टीम में एक लड़की को मैं कैसे हरा सकता था। अब डिनर के बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो र्यूफांग युंदो से पूछता है कि तुम कैसे जाओगी। युंदो कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ये बाई बोलता है कि मैं टैक्सी लेने में तुम्हारी मदद करता हूँ, पर युंदो कहती है कि तुम काफी थक गए होगे, इसलिए जाकर रिलैक्स करो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी। फिर कोच वो ये बाई से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मदर से मिलने के लिए जाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो तुम्हें काफी मिस करती है, इसीलिए ही वो डेटिंग वगैरह का बहाना बना रही है और मैं तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ, इसीलिए जाके अपनी मॉम से मिलो और कल ट्रेनिंग पर वापस आ जाना। ये बाई अब अपने घर पर पहुंच जाता है और इस बार भी घर पर कोई नहीं था। तभी वो युंदो को टेक्स्ट करता है कि क्या तुम घर पर पहुंच गई। तो वो बोलती है कि हाँ ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। ये बाई अब अपने रूम में नहाने के लिए चला जाता है। युंदो भी अब जैसे ही अपने रूम में आकर वॉशरूम जाने लगती है तभी वो ये बाई को वहाँ पर देखती है और जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफी चिल्लाने लगते हैं। युंदो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये बाई बताता है कि ये मेरा रूम है। तभी वहाँ पर आंटी लू भी आ जाती हैं और अभी बाई को पता चल जाता है कि जिस किराएदार की उसकी मम्मा बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि युंदो ही थी। युंदो ये बाई से कहती है कि वो खराब बेटे तुम ही हो जो कि अपनी मॉम को परेशान करते हो और उससे मिलने के लिए नहीं आते। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, और मैं तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई। पर तभी यहाँ आंटी लू को पता चल जाता है कि ये दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये बाई अब र्यूफांग को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, क्योंकि उसी ने युंदो को ये रूम किराए पर दिलवाया था। तो र्यूफांग एक्टिंग करते हुए कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा और लगता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वैसे अगर तुम्हें युंदो अपने घर पर पसंद नहीं है तो तुम अपनी मम को बता दो, वो उसे घर से निकाल देंगे और इतनी रात को बेचारी युंदो के साथ क्या होगा। ये भाई अब उसे चुप होने के लिए बोलता है और कहता है कि आगे से मेरी मॉम से कांटेक्ट मत करना, जिस पर र्यूफांग ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। युंदो अब उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। तो ये भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ट्रेनिंग की वजह से घर नहीं आता, इसीलिए तुम मेरे रूम में रह सकती हो। युंदो बोलती है कि लेकिन अगर मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगी तो आज रात तुम कहाँ सोओगे। तो ये बाई कहता है कि मैं सोफा पर सो जाऊंगा। तब यहाँ पर आंटी लू आती है जो ये बाई से पूछते हैं कि तुम घर क्यों आए हो। तो ये बाई कहता है कि मेरा कंपटीशन खत्म हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए आया हूँ। आंटी लू बोलती है कि देखा तुमने युंदो, ये यहाँ पर सिर्फ रेस्ट करने के लिए आया है, ना कि मुझसे मिलने के लिए, और क्योंकि तुम बिना बताए आए हो इसलिए अगर तुम्हें रहना है तो या फिर सोफे पर रहो या फिर बालकनी में जाके सो जाना, और युंदो से रूम के लिए फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। युंदो बोलती है कि मैं आज रात के लिए अपनी फ्रेंड के घर रुक जाती हूँ, पर आंटी लू उसे मना करते हुए कहती है कि ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। ये बाई जब सोफे पर सो रहा होता है तभी उसके पास युंदो आती है और बोलती है कि तुम जाकर अपने बेड पर सो जाओ और मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। तो ये बाई कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं मेरी मॉम ने क्या कहा, कि मैं तुमसे रूम के लिए फाइट ना करूं, और वैसे भी उन्हें मुझे टॉर्चर करना काफ़ी पसंद है। युंदो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारी काफ़ी फिक्र करती हैं। अब युंदो से उसका पिलो छीन लेती है और उसे अंदर जाकर सोने के लिए बोलती है और यहाँ दोनों पिलो के लिए लड़ाई करने लगते हैं, जहाँ लड़ाई करते करते युंदो ये बाई के ऊपर गिर जाती है और इनका एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। पर ये बाई के पेरेंट्स आकर इन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमने कुछ भी नहीं देखा, तुम लोग कंटिन्यू करो और हम जा रहे हैं। पर ये दोनों काफ़ी शर्मा जाते हैं और बोलते हैं कि जैसा आप दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आंटी लू बोलती है कि हमने तो अभी कुछ भी नहीं कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि हम क्या सोच रहे हैं, और ये सीन यहाँ पर काफ़ी फनी हो जाता है। ये भाई बोलता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो उसकी मॉम इन दोनों को यहाँ से चिढ़ाकर चली जाती हैं। युंदो अब जब अपने रूम में आती है तो ये जानकर काफ़ी खुश होती है कि वो इतने दिनों से ये बाई के रूम में रह रही थी और वो इमेजिन करने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे रहता होगा। पर तभी वो खुद को काम डाउन करती है और सोचने लगती है कि वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है, लेकिन उसके दिमाग में ये बाई के थॉट्स बंद ही नहीं हो रहे थे। वहीं ये बाई का भी यही हाल था। अगली सुबह जब युंदो आंटी लू के साथ ब्रेकफास्ट लगवा रही होती है तभी वो उससे पूछती है कि तुम ये बाई से कब मिली। तो युंदो बताती है कि मैं उससे एक इंटरव्यू के दौरान मिली और वो उसकी काफ़ी तारीफ भी करने लगती है। युंदो की बातें सुनकर आंटी लू स्माइल करने लग जाती है। उसी वक्त ये बाई भी यहाँ पर आ जाता है
और सभी लोग अब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। युंदो बोलती है कि ये बाई के अब और भी कंपटीशन आने वाले हैं, तो आंटी क्या आप मेरे साथ उन मैचेस को देखने के लिए चलोगी? पर आंटी लू मना कर देती है और बोलती है कि जब से मेरे बेटे ने स्विमिंग ज्वाइन किया मुझे वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसके इस करियर ने उसे मुझसे छीन लिया और वो कभी भी घर नहीं आता। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम्हारी जैसी लड़की उसका साथ दे, क्योंकि तुम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग हो। युंदो अब जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो आंटी लू वहाँ पर आकर ईबाई को बोलती है कि तुम भी प्लीज जाकर डॉग को बाहर घुमा कर ले आओ और तुम युंदो को बाहर तक छोड़ भी आना। बाहर जाकर ईबाई युंदो से कहता है कि मेरी मॉम की बातों से परेशान मत होना। तो युंदो कहती है कि इट्स ओके, मैं उन्हें समझती हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि ईबाई की फैन थी और वो उसके साथ फोटोज क्लिक करवाती है। युंदो बोलती है कि अरे वाह, अब तो तुम काफी फेमस हो गए हो। ईबाई कहता है कि हाँ, लेकिन क्या फायदा इस सब का, हम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, लेकिन तुमने अभी तक मेरे साथ एक भी फोटो नहीं लिया। युंदो अब अपना फ़ोन निकालती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ, जिस पर वो हाँ बोल देता है। पर जब वो फ़ोटो क्लिक करती है तो वो ठीक से नहीं आ पाती, इसीलिए ये बाई फ़ोटो लेता है और ऐसा करते वक्त वो युंदुओ के शोल्डर पर हाथ रखता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। ये बाई फ़ोटो देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी आई है, इसीलिए तुम इसे मुझे भी सेंड कर देना। फिर वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाता है, जिसके बाद ईबाई की मॉम उसकी यूनिवर्सिटी आती है, जहाँ पर सभी लोग बस ईबाई के बारे में ही बात कर रहे थे और काफ़ी लड़कियाँ अब उसकी फ़ैन बन गई थी, जो चीज़ें ईबाई की मॉम भी नोटिस करती हैं। वहीं र्यूफांग ईबाई से कहता है कि तुम अब फेमस तो हो गए हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझसे टिप्स लेनी पड़ेंगी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं, तो र्यूफांग उनसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आई हो, लेकिन वो उसे छोड़कर ईबाई की तरफ चली जाती है और बोलती है कि हम सब तुम्हारी फ़ैन हैं, जो देखकर र्यूफांग काफ़ी जेलस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर ईबाई की मॉम आ जाती है और उन लड़कियों को बोलती है कि मैं ईबाई की मॉम हूँ और उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मुझे दे दो। जो देखकर ईबाई र्यूफांग को इशारा करता है अपनी मॉम को ये सब करने से रोकने के लिए, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।